बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे की करने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से आज मुलाकात करते नजर आए और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने परिवारों से कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। साल 2016 में कैराना से एक साथ कई परिवार कैराना से पलायन कर गए थे, तब ये मुद्दा बेहद चर्चा में रहा। इस पर कई सियासी तौर पर रिएक्शंस भी सामने आए, जिसके बाद ये मुद्दा लोकसभा में तक उठा और पूर्व सांसद बाबू हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और पलायन कर गए परिवारों को वापस लाने की मांग उनके जरिए की गई। साल 2017 में बीजेपी ने इस मुद्दे को फिर उठाया और विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, श्री अनिल चौहान जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, श्री अजय शर्मा जी, के शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद शामली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा कैराना घराना किस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कैराना में आज हम सब आपकी चिर प्रशिक्षित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और हम अगले 3 दिन के अंदर ही गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाएंगे। इन सब की बधाई आपको देते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में भी मैं शामली में आया था। अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है और तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। मुझे याद है कैराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब
इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। याद करिए 2017-18 में यहां के नागरिकों ने, यहां की बहनों ने, यहां की बेटियों ने, यहां के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों ने एक मांग की थी कि यहां पर पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी, आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और भाइयों बहनों, यही कार्य किया है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है, और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। आपने 2014 में मोदी जी पर विश्वास किया। मोदी जी ने देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया। उन्होंने बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान को दे दिया। मोदी जी ने विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आपने 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। प्रदेश के अंदर सरकार ने 4.5 वर्ष में सरकार कैसे चलनी चाहिए, यह भी करके दिखा दिया। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है, तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है कि पहले इन नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसा करके इनकी जिंदगी को तबाह करने का कार्य होता था। मुझे याद है हमारे विधायक और सांसदों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाबू हुकुम सिंह जी के खिलाफ, इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ, श्री सुरेश राणा के खिलाफ, श्री तेजेंद्र नरवाल के खिलाफ, श्री संजीव बालियान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, प्रताड़ित किया जाता था, महीनों महीनों इन्हें जेल में डाला जाता था। दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास पे बुलाकर के सम्मानित किया जाता था, लेकिन आपकी आवाज को उठाने वाले नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, झूठे मुकदमों में फंसा करके उलझा दिया जाता था। पिछली सरकारें विकास तो कुछ नहीं करती थी। विकास का मतलब एक परिवार होता था। विकास का मतलब न सड़क, न बिजली, न पानी, न हॉस्पिटल, न गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, न किसानों के लिए क्रय केंद्र, न समय पे खाद, न समय पे बीज, कुछ भी तो नहीं मिलता था। कोई सुविधा नहीं मिलती थी।
नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था। कोई अपनी कन्या की शादी करते समय कन्यादान के रूप में रसोई गैस का कनेक्शन देना चाहता था, नहीं दे सकता था क्योंकि उपलब्धि नहीं था। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मोदी जी आए, हर गरीब को एक एक शौचालय दे दिया। हर गरीब जिसके पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू हुई। हर गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बिहार के हाजीपुर में जमीन के विवाद